आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप गौर से सुनिएगा। जो ये मेरी बातें हैं वो किशोरावस्था के बालक या बालिकाओं के लिए हैं, जिसे तूफ़ानी अवस्था कहा जाता है। और ये टीन की होती है, जैसे 13 से लगा के 19 तक। लेकिन मैं इसे 24-25 साल तक मानता हूँ कि यहाँ तक भी इसका असर रहता है। तो जब मैंने पढ़ा कि ये बहुत तूफ़ानी एरिया होता है, यानी अवस्था होती है जब बच्चा इस अवस्था में होता है, तो उसमें संवेग बहुत बड़े होते हैं, आवेग तेज हो जाता है। तो मैं जो पढ़ रहा था मनोविज्ञान में, वो मैं समाज से जोड़ रहा था और देख रहा था कि क्या जो इसमें लिखा है वो सही है कि नहीं। उसमें बताया गया था कि बच्चा घर वालों की बात नहीं मानता है, अपने दोस्तों की बात मानता है और आकर्षण विपरीत लिंगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। ये बात सही थी, क्योंकि मेरे दिमाग ने कहा कि ये तूफ़ानी एरिया है, यानी क्षेत्र है या अवस्था है, तो इसमें बहुत संघर्ष करते हैं लड़के लड़कियां। हमेशा उल्टी दिशा को, समाज के प्रति उल्टी दिशा को चलते हैं। जो घर वाले बताते हैं या शिक्षक बताते हैं तो वो उधर ना जाके उल्टी दिशा को चलते हैं उन लोगों के अनुसार, और पढ़ाई मन ना लगना, ये सब बातें होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस अवस्था से तो मैं भी गुजरा हूँ, फिर मैं कैसे आसानी से निकल आया। मैंने अपने आप को भी जोड़ा, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो स्वयं को जोड़ना पड़ेगा समाज से या किताबों के ज्ञान से। फिर उसको रिसर्च यानी समझना होगा, अवलोकन करना होगा कि आखिरकार क्या है। तो मैं सोच रहा था मैं बचा तो बचा कैसे। और इसमें सबसे ज़्यादा 13 से 19 के बीच में सबसे ज़्यादा काम वासना एक्टिवेट होती है। ये ऊर्जा बहुत स्पीड में बढ़ती है, ये बात मैं जानता था। तो मैं मिला रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कैसे बचा। अगर बचा तो फिर मैं कैसे बचा। फिर मेरे ध्यान में आया कि जो मेरी शिक्षा थी या जो मेरा संकल्प था, जिस तरीके से मैं सोचता था, मैं वैसे ही बच गया। संयोग बस बचा, कोई बड़ा वैसे नहीं, संयोग बस। जैसे फिल्में देखा, उसमें देखा कि क्या करने से क्या होता है, कैसे कैसे स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो जितनी समझ थी उतना ठीक था। हमने आपको बताया है क्लास 8 में मित्र ने पूछा था कि तुम्हारे भी तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो मैंने उससे यही कहा था कि यार मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तुम ढूंढ के ले आओ। और लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूं और वो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे। मुझे ऐसा प्यार करना है। तो उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और साथ में भी देखो, मेरे मित्र ने पूछा था कि अगर कोई, मैंने कहा था वो दिल से सोचती तो मैं दिमाग से सोचता हूँ, जब वो दिमाग सोचती तो मैं दिल से सोचता हूँ। अब दिल का मतलब उस समय मेरी भावनाएं ही होंगी रही थी, लेकिन शब्द दिल का इस्तेमाल करना पड़ा होगा क्योंकि शब्द यही थे हमारे पास। तो कहने लगा अगर दोनों मिल गई। तो मैंने कहा ना ना ना, दिल दिमाग एक साथ जिसका चले वो बहुत कम व्यक्ति होता है। ये बात मैं उस समय जानता था कक्षा 7 में, क्योंकि जब कहा तो मैं कुछ ना कुछ तो जानता था। तो वही बात जब मैंने 8 में कही। इसके बाद जब हाई स्कूल में पहुंचा तो फिर वही बात हुई कि जो सिर्फ तुम फिल्म देख रखी थी कि मैंने अपनी पत्नी के लिए पवित्रता बचा के रखी, वो चीज़ दिमाग में थी। तो मैंने निर्णय लिया
कि मैं अपने पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे मेरी प्रेमिका क्यों ना हो। ऐसा इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे प्रेम को पवित्र रखना था। क्या जिससे मैं प्रेम करूं या कोई मुझसे प्रेम करे तो उसे भविष्य में दिक्कत ना हो, कोई उसे कुछ ना कहे, लांछन न लगाए, क्योंकि फिल्मों में मैंने यही तो देखा था। इसलिए तो ये जो प्रण थे वो हमारे दिमाग में चले गए थे। तो जो तूफानी अवस्था होती है वो इस दृढ़ संकल्प को तोड़ नहीं पाई, मेरी बुद्धि को प्रभावित होने ही नहीं दिया। ऐसे मैं बच गया। तो मैंने समझा मैं ऐसे बचा, ये लोग क्यों नहीं बच पाए। फिर मैंने समझ में आया कि इसलिए नहीं बच पाए कि इनकी जो शिक्षा है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि जो मेरे प्रथम गुरु यानी मेरी माँ थी, वो सही थी। वो बीच बीच में मुझे समझाती थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत सही है, इसलिए मुझे आंतरिक प्रभाव ही तो उनका पड़ता है। माँ का जो आंतरिक विचार होता है वो बच्चे पर पड़ता है जाके, बाहरी नहीं कि बाहरी तो कुछ भी कहो उससे नहीं, जो आंतरिक प्रभाव होता है वो बच्चे पर पड़ता है। फिर वही प्राइमरी शिक्षा 1 से 5 जो हमारे फौजी भैया थे वो मुझे मिल गए, उन्होंने भी वही बातें बताई। तो हमारा 2 जो शिक्षक थे वो ठीक मिल गए। तो ऐसे हम दृढ़ संकल्पित हो गए और थोड़ा जिद्दी भी थे कि जो करना है वो करना है, लेकिन गलत जिद नहीं, क्योंकि उन्होंने फौजी भैया ने ये भी बता रखा था कि कैसी जिद करनी चाहिए, कहानी के माध्यम से या बातों के माध्यम से। जो निकालना था वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि व्यक्ति को कुछ भी सुनाओ, मेरी ही बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन आप अर्थ अपने बुद्धि के अनुसार ही निकाल पाएंगे। जितनी आपकी मेरी बातें समझने की क्षमता है आप उतना ही अर्थ निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद हमारी बातों में आपको गुस्सा भी आने लगे या बेकार की बातें हैं, अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। जानते हो, पर जब अप्लाई करने का वक्त आता है तब क्या होता है। तो मैं बैठे ही सोच रहा था, क्योंकि मैं चिंतन करता था, कोई चीज़ ऐसे निकलती नहीं है मेरे सामने से कि कोई बात कह निकल जाए, नहीं, बात जाएगी कान में, इधर गई, इसके बाद उसका तुरंत चिंतन होगा, इसके बाद फिर उसे पछाता हूँ मैं। तो इस अवस्था में काम वासना ज़्यादा एक्टिवेट होती है, और जैसे ही बुद्धि को काम वासना ढकती है तो व्यक्ति कार्य करता है, अर्थात वो फिजिकली होने का कोशिश करता है। लड़के होने लड़े फिजिकली होने की कोशिश करते हैं। पुरुष की बात करें, अगर उनके फिजिकली होने में कोई बाधा आती तो उन्हें तुरंत मोह बढ़ जाता है। मोह बढ़ते ही यदि सामर्थ्य है तो घमंड आ जाएगा, यानी ताकत है तो घमंड आ जाएगा, किसी ने सपोर्ट किया तो घमंड आ जाएगा। और फिर जब उस काम वासना का विरोध होता है तो फिर पुरुष क्रोध में आ जाता है, और फिर क्रोध में आकर वो फिर ऐसे कार्य करता है कि जो इंसानियत से उसे गिरा देता है। वो फिर ये नहीं सोचता है कि सामने वाले स्त्री को तकलीफ होगी कि नहीं होगी, समाज में उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसका भविष्य क्या होगा, नहीं सोचता है, और वो कार्य करता है। जब वो कार्य करता है तो उसे नहीं दिखाई देता है, उस समय नहीं दिखाई देता है। कार्य करने के बाद जब बुद्धि को काम वासना के प्रभाव से हटता है तो फिर पछताता है। फिर पछताने से क्या फ़ायदा, किसी किसी को पछताताप होता ही नहीं, बिरला होता होगा जो ऐसे कृत्य करके पछताता होगा, पर नहीं, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा भरा होता है। और ये ऐसे नहीं जैसे हम फिल्में देखते हैं और उसमें सीन देखते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये चीज़ मैं आसानी से समझ पा रहा था, क्योंकि जब प्यार प्रेम में मैंने अंतर निकाला था तो इन 5 को मैंने अलग अलग करके देखना समझ लिया था। जब नहीं खोजा था तो अंदर
चलता था तो उसको महसूस करता था ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन जब ये शब्दों के रूप में मैं ले आया तो मुझे साफ साफ नज़र आने लगा, फील होने लगा कि अब सामने वाले में काम वासना है कि लालच, किस चीज़ का, घमंड या मोह या क्रोध। ये था, ऐसे मैंने सोचा और ये बात सत्य है। इस अवस्था में 13 साल से 19 साल की अवस्था में लड़के लड़कियां को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी बुद्धि पर काम वासना सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और पुरुषों की बात करते, जब स्त्रियों में भी जब काम वासना उनकी बुद्धि को ढक लेती तो वो किस हद तक जाती हैं ये आप समाज में देख सकते हैं। मेरी बातें आप समाज से तुलना करके देख सकते हैं। मेरी बातें बिल्कुल आप एग्जैक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। ये बात है। एक चीज़ और मैं बता दूं, काम वासना की बात आ गई, मैं काम वासना शब्द ही इस्तेमाल करता हूं और मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं क्योंकि मुझे भी शर्म आती है, मैं सहम जाता हूं। फिर भी मैं लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं अपने नियम को तोड़ता हूं लोगों की भलाई के लिए, वही बात बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि मैंने बायोलॉजी की किताब उठाई और गलती से खोला तो चैप्टर वही खुल गया और सब सामने आ गया। तो मैंने कहा नहीं पढ़ें, लेकिन मन ने कहा नहीं अब पढ़ो, ज्ञान ज़रूरी है। तो मैंने वो पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जब भय होता है तो काम वासना का लेवल कम होता है। अचानक मुझे एक बात किसी की याद आ गई बचपन में बहुत, कि जब बिजली कड़कती है तो किसी ने कहा ए लड़के दूर रहना, बिजली कड़क रही है। तो मैं बहुत छोटा था, मैंने वो बात मेरे दिमाग में थी। तब जब इधर ये बात पढ़ी तो मैंने कहा अच्छा ये मामला है, यानी जो बातों में कहा जाता है वो मनोविज्ञान ही होती है, बशर्ते में पता नहीं होता है। तो ऐसा होता है, मैं आंकड़ों को जोड़कर सही निष्कर्ष में पहुंचने का बिल्कुल प्रयास करता हूं। तो ये है किशोरावस्था, तूफानी अवस्था। और आज जब मैं इन अवस्थाओं को, लड़के लड़कियों को देखता हूँ तो वो अपने ही धुन में रहते हैं और वो मुझे वो कहते हैं ये कुछ नहीं जानता है, ये पागल है, इसे कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो। मतलब काम वासना के प्रभाव से लड़कियाँ ये नहीं समझ पाती हैं कि जब उनकी बुद्धि को ढक लेती हैं, उन्हें कोई प्यार का वास्ता दे देता है और फिजिकली हो जाता है, बाद में उन्हें दिक्कत मिलती है। भाई आप कब लग छुपाओगे बात, ठीक, लेकिन आपको तो पता है ना, आप किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो नज़र मिला सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मेरा प्राण ही मुझे बचाता रहा कि मैं पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँ। ये प्रेम को शुद्ध रखने का इससे और तरीका अच्छा क्या हो सकता है। अपने पत्नी के प्रति ईमानदार रहने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हो सकता है तो आप ढूंढ लीजिएगा, हमारी समझ में तो इतना ही था। तो ये बात जो 13 साल और 19 साल के बीच के लड़के लड़कियां होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, वो कहेंगे क्या है, स्किप कर देंगे, हटा देंगे। हमारे बातों को समझ पाना इतना आसान नहीं। और मैं जानता था कि प्रेम जो होता है वो इन्हीं के कवर में होता है, लालच, क्रोध, घमंड, मोह, काम, वासना, इन्हीं के बीच में होता है। तो जब मैंने ये समझा कि ऐसा होता, समझता पहले था, लेकिन साफ साफ जब बीएड में हो गया मनोविज्ञान पढ़ते हुए, तब मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कोई भी लड़की यदि हमारे पास किसी भाव से आएगी तो मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। कैसे? उसके प्रेम को मैं प्रणाम कर लूँगा और जो ये बातें लालच, क्रोध, घमंड, मोह और काम वासना है उसको मैं पचा जाऊँगा। ये तरीका मैंने निकाला था। मैं नफ़रत पहले भी किसी से नहीं करता था। जब भी मैं थोड़ा सा उनसे गुर्रा के बोलता था अपने आप को बचाने के लिए, तब भी अंदर से दुखी होता था कि हे देवी मुझे माफ़ कर दो, मैं विवश हूँ।
मैं बात बताऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये हाई स्कूल में मैंने कहा था अपने मित्र से कि मैंने कुछ भी समझाऊंगा समझ नहीं आएगी। तो वही बात मैं जानता था कि मैं इन्हें कुछ समझाऊंगा इन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अंदर अंदर उनसे माफ़ी मांग लेता था। अपने थोड़े से कठोर व्यवहार के लिए मैं हमेशा दुखी हो जाता था, लेकिन सामने वाले को एहसास कभी नहीं होता था कि दुखी भी हो जाता है, क्योंकि मैं जानता था कि जितनी समझ मेरे पास है इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे। क्षमता सबके पास होती है पर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बीएड के बाद तो साफे साफ समझ में आता था कि किस में कितनी काम वासना बढ़ रही है, लालच कितना है, घमंड कितना है, मोह कितना है और क्रोध कितना है। तो प्रेम स्वतंत्र होता है ना, तो जब भी मैं किसी की आंखों में प्रेम देखता था तो बस सर झुका लेता था। अब सामने ऐसे नहीं झुकाता था कि ऐसे पहुंच जाए, नहीं, बाकायदे पलकें झुकाई, प्रणाम किया और निकल लिए। और जैसे ही मैंने किसी को प्रणाम ऐसे कर लिया बस मुक्त हो गया। मैंने समर्पण किया और मैं मुक्त हो गया। प्रेम यही होता है, क्योंकि सदैव किसी के पास रहना उचित नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, किसके पास कब तक रहोगे। लेकिन ये है कि जब तक रहते हैं तब तक सही ढंग से रहते हैं। मैं एक बात भी कहता हूँ कि मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, बस मायने ये रखता है कि जितने दिन साथ में रहे कितने कायदे से रहे, क्योंकि मिलना है तो बिछड़ना है। अब और बताएं कि मतलब फिल्में देखकर और अभ्यास इतना हो गया था कि कब किससे नज़र कितनी जल्दी चुराना ये मेरी आदत में था और है भी। आँखों की नमी पड़ना झटके का काम है और नज़रें चुराना ये भी मेरे झटके का काम है। सामने वाले को आभास तक नहीं होने देता हूँ कि मैं समझा और नज़रें चुरा के निकल लिया, बस वहीं स्थायी खड़ा रहता हूँ। यही था कि मैं ऐसा ही करता था। और ये बात तो हो गई, अब थोड़ा इसी में और बता दें। इसे पार्ट करके 3-3 मिनट का वीडियो डाल देंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा सोच के बताने में बड़ा वो लगता है, लेकिन मन कहता बताते रहो थोड़ा, शायद कोई एक भी अगर तुम्हारी बात को समझ जाए तो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। और इससे अच्छी बात क्या है, कोई मुस्कुराए वही प्रेम है। तो एक दिन क्या हुआ था कि मुझे जो मैम थी उन्होंने खड़ा किया, कहने लगे आज सुनाओ तुमने क्या दर्द। नहीं कहा ज्ञान नहीं बोलोगे, आज गाना सुनाओगे। तो मैम थी, अब उनके सामने मैं गाना तो नहीं सुना सकता था, तो मैंने कहा मैम थोड़ा हम डायलॉग सुना देते हैं। तो मैंने कहा जानी छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते हैं, वो तो दीवार पर रेंगते रेंगते मर जाते हैं। जानी ही कहा था, लेकिन फिल्म में महाकाल बोलता है, वो महाकाल छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं बनते, तो बोल दिया। कहने लगे ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, तो अब कहा गया कि गाना सुनाओ, तो फिर हमें थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी और ऐसा हो जाता है, तो कहा गया अरे दिलीप यार दिल से गाना सुना दो। तो फिर मैंने कहा दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई तुमसे। तो भैया और जब हमने गाया तो और भी लोग गाने लगे। ठीक, फिर एक दिन कहा गया अच्छा और गाना सुनाओ। तब मैंने एक गाना गाया था, वो क्या था, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। थोड़ी लाइन सुनाते हैं। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। नगमे वफा के गुल खिल न पाए, मिलकर भी तुमसे
हम न मिल पाए, बेखुदी में खो गए, दूर तुमसे हो गए, चाहत का जहां बर्बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो ऐसे गाया। देखो हमने गाया तो एक दर्द सा होगा जैसे कोई बिछड़ गया हो हमसे, पर ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ये जो दर्द है वो ये कि कोई मिला नहीं है, या जो मुझे समझ सके ऐसा कुछ है। तो अब एक दीदी थी, कहने उन्होंने नाम रखा ए दर्द दिल धरा। हमने कहा जी बड़ा दर्द है तुम्हारे अंदर। हमने कहा जी दीदी जी। कहें कौन है? अरे हमने कौनो नहीं है। अरे नहीं, अरे दीदी बता रहा हूँ कौनो नहीं है। अरे गाना था गा दिया, लग नहीं रहा है, ऐसा लगता है बहुत दर्द है तुम्हारे अंदर। तो हमें दर्द दिल हमेशा कहती थी, तो निकनेम हमको भी दे दिए जाते थे। तो ऐसा होता था। तो आज वही था कि किशोरावस्था के विषय में मैंने बताया, और कहानी थोड़ी थोड़ी बची है कहानी, तो बता देंगे। एक दिन और भी हुआ, चलो उसको ही बता दें कि क्या हुआ कि मैं एक देवी जी से बात कर रहा था, तो पता नहीं कौन सी बात उन्होंने कुछ पूछा, तो मैंने उनको बता डाला। फिर मैंने कहा देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सही से समझाएं, इसलिए बता रहा हूँ। और मेरे और आपके बीच में प्यार नहीं प्रेम है, क्योंकि मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कोई आपसे लालच है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा भैया एक बात कहें? मैं कहा? कहने लगे आपकी बीवी आपसे बोर ना हो जाए करे। ई का होगा? हमने कोई बात नहीं, वो नहीं बोर होगी, मुझे पता है। कहने लगे आपकी बातें ऐसी, आप ऐसी बातें करते हो। अच्छा। फिर उन्होंने कुछ फाइल लिखने के लिए ज़रूरत होगी, कहा भैया आपने बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं किसी लड़की से फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ, और क्यों करूँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एक फ़ोन से किसी के सामने 4 प्रश्न आ जाएं, कौन कब कैसे कहाँ क्यों। मैं क्यों किसी को कष्ट दूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि पीटी मतलब प्रार्थना कराई जाती, तो मेरी आवाज़ तेज़ थी। तो एक लोगों ने कहा भैया अरे आप बोल दो आके। हमने कहा मैं नहीं बोलूँगा। तो एक लोगों ने कहा क्या शर्म आती है तुम्हें बोलने? मैंने कहा हाँ मुझे शर्म आती है। तो ऐसे जब मैं उत्तर देता था तो परेशानी में सामने वाले पड़ जाते थे कि उत्तर देता ये कैसे है। फिर ऐसे उत्तर की बात आई तो एक मित्र ने पूछा कि यार तुम भाई इनसे बात कैसे करते हो? तो मैंने उसे उत्तर दिया कि देखो तुम इनसे बात करते हो लड़कियों से कि तुम्हारी दोस्ती हो जाए, इसलिए तुम बात ऐसे करते हो। मैं सोचता हूँ कि इनसे दोस्ती हो ही ना हो वाली, इसलिए मैं सही सही बोलता हूँ, और वही बात इन्हें बुरी नहीं लगती है, क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बोलता नहीं, सीधे सीधे बोल देता हूँ। तो ये हुआ। तो ऐसे चलता रहा, और फिर टीचिंग लगी हम लोगों की, और हम गए तो एक देवी जी आई टीचिंग करके पढ़ा के, और हमने तुरंत कहा क्या समोसे की तरह मुंह बना रही हो आप। अब ऐसा कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। जब हम पढ़ा के वापस स्टाफ रूम में तो कहने लगी क्या सड़े जैसा मुंह बना रहे हो, तुमने गंद मार रहा है का? क्योंकि उत्तर ऐसा ही था, तो ऐसे उत्तर देता था। देखिए मैं चाहे जैसा व्यवहार करूं, मुझे आभास रहता है कि किसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, पर थोड़ा करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर 1 महीने बाद मैंने कहा सॉरी। कहने लगा क्यों? मैंने गलती की है सॉरी, पर जो अभी तक बताया वो गलती थोड़ी थी। जब तगड़ा वाला मैं किसी का दिल दुखा देता हूँ तब सॉरी बोलना पड़ता है।
क्योंकि मैं भी बेबस रहता हूँ। फिर स्काउट गाइड हुआ, उसमें मैं नायक बना, मेरे मित्र उपनायक थे। तो जो प्रबंधक थे वो मुहिम जो हमारी थी वो कहने लगे कि वो हमने सलूट किया तो बहुत कहें शाबाश शाबाश। तो वो पीछे से कह रहे हैं सर ये एक फिलॉसफर है, मतलब वो हमें फिलॉसफर बोला करते थे। तो जो उन्होंने भी मुझे छूट दी थी बोलने के लिए ब्लैक बोर्ड में, या बातें हमारी बातें सुनती थी, तो उनका भी देखो मैं ऋणी हूँ। और जो मैंने बीएड में लड़कियों से सीखा उनका भी देखो मैं ऋणी ही हूँ। हमें यही तो बता दिया जाता है अरे नहीं लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, ये बिगाड़ देती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया। मैंने समझा कि लड़कियाँ क्या होती हैं, नारी क्या होती है, वो बाद में बताऊंगा। वो मैंने समझा। तो मैं छोटी छोटी बातों को समझ के महसूस कर लेता था और कर लेता हूँ। लेकिन मेरी बात समझना थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि को लालच कितनी जल्दी ढक ले, क्रोध, काम, वासना, मोह और नशा कि व्यक्ति समझ नहीं पाता दूसरे की फीलिंग। अगर व्यक्ति में अति क्रोध, लालच, घमंड, मोह, काम, वासना, अति नशा ना तो क्रूर नहीं होगा। अगर व्यक्ति क्रूर है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा भरा है कि तुरंत तत्काल बिना सोचे समझे वो क्रूरता पे आ जाता है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो फ्री हो ही नहीं पाता है। मेरा मन तो कभी कभी नहीं होता, ऐसा लगता है क्यों बोलें किसी को, क्यों समझाएं, समझना किसी को है नहीं, उसमें मुझे क्या मिलता है, मुझे पागल का अटैक मिलने लगता है। अरे ये हाँ कहते हैं लेकिन मानते वही लोग हैं, अंदर से मानते वही लोग हैं। ढूंढेंगे फिर हम ही को अपनी बात बताने के लिए। पिछले भी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाए, बातें मैच करिएगा एक जैसी होती हैं। मुझे किसी से कोई स्वार्थ थोड़ी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, व्यू दे देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। ये नहीं, मुझे जो मिलना होता है वो मैं प्राप्त कर ही लेता हूँ। जो चाहा मुझे मिला है, और मैंने प्रेम से बढ़कर किसी से कुछ मांगता नहीं। और प्रेम का सीधा वो भाव है, वो शुद्ध भाव जिसमें काम, वासना, लालच, मोह, घमंड, क्रोध नहीं होता है। ऐसी स्थिति की जा सकती है, निस्वार्थ प्रेम किया जा सकता है। जो निस्वार्थ प्रेम है वो लंबे समय तक, जीवन पर्यंत, जब लगा आप जीवित तब लग चलता रहेगा। लेकिन जब किसी लालच या काम वासना से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो अधिक दिन तक नहीं चलती हैं। आकर्षण ही प्रेम है। लोग कहते हैं आकर्षण नहीं प्रेम, नहीं, आकर्षण ही प्रेम है। बस आपके आकर्षण में कितनी लालच घुसी है, काम वासना कितनी घुसी है, कितना मोह है, कितना क्रोध, कितना घमंड है, बस यही होता है और कुछ नहीं। फिर बताएंगे कि एमएड में कैसे कैसे सीखा और कैसे कैसे सीखा और क्या क्या हुआ, वो बताएंगे। हमारी बातें बोरियत भले लगें, लेकिन किसी भी समय ये मेरी बातें किसी भी समय हफ्ते जब लग मानो है, मेरी बातें सही ही रहेंगी, क्योंकि मैंने नेचुरली बातें बोलता हूँ, इधर उधर की नई बातें बोलता हूँ, सीधे सीधे बोलता हूँ। सदैव ये बातें उपयोगी रहेंगी मानव के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने भी ऐसा ज्ञान दिया जो सदैव सत्य ही रहेगा। बस वैसे ही मैं भी देता हूँ। मैं चाहकर किसी को कष्ट नहीं दे सकता, बेबस हूँ मैं। मेरी कमज़ोरी समझे या मेरी अच्छाई। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी अगली बातें लेकर। आप लगातार मेरी बातें सुनते हैं, इसका भी मैं ऋणी हूँ। ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए। धन्यवाद।